Hi guys, so welcome back to my Hindi class. Let's do today the back exercises and question answers of chapter 7, that is Ashok का शस्त्र त्याग from your Hindi literature book Sunehri Dhoop. Let's start with the revision of the शब्दार्थ. Page number 54. पहला शब्द है शिविर, मीन्स तंबू, टेंट. पताका, झंडा, फ्लैग. संवाददाता, सूचना देने वाला, रिपोर्टर. दुर्ग, किला, फोर्ट. शपथ, प्रतिज्ञा, ओथ. वीरांगना, वीर स्त्रियां, ब्रेव वीमेन. चंडी सी, युद्ध की देवी जैसी, वॉर गॉडेस. भगिनी, बहन, सिस्टर. लालसा, इच्छा, डिज़ायर. पूर्णाहुति, समापन, एंडिंग. आक्रमण, हमला, अटैक. भुलावे, बहकावे, मिसलीडिंग. अटल, स्थिर, मीन्स फर्म और स्टेबल. सदाव्रत, उत्तम संकल्प, ग्रेट रेजोल्यूशन. पटाक्षेप, पर्दा गिरना, कर्टेन फॉलिंग. मुहावरे, लोहा लेना, मुकाबला करना. सदा के लिए आंखें बंद करना, मृत्यु हो जाना. गोद सूनी होना, संतान का नहीं होना. सिर झुकाना, अधीनता स्वीकार करना. तो इसके बाद हैं कठिन शब्द श्रुतलेख के लिए, तो इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे. इसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. तो पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, कलिंग के साथ कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था? उत्तर, कलिंग के साथ 4 वर्षों से युद्ध हो रहा था. ख, कलिंग दुर्ग के फाटक क्यों बंद थे? उत्तर, कलिंग दुर्ग के फाटक इसलिए बंद थे क्योंकि कलिंग के महाराज के युद्ध में मारे जाने पर भी कलिंग ने आत्मसमर्पण नहीं किया था. ग, कलिंग की राजकुमारी कौन थी? उत्तर, पद्मा कलिंग की राजकुमारी थी. घ, अशोक स्त्रियों पर हथियार क्यों नहीं उठाना चाहता था? उत्तर, अशोक स्त्रियों पर हथियार इसलिए नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वह स्त्रीवध को पाप समझता था. अगला प्रश्न है, राजकुमारी ने अशोक पर हथियार क्यों नहीं उठाया? उत्तर, राजकुमारी ने अशोक पर हथियार इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह निहत्थे अशोक पर वार करना नहीं चाहती थी. साथ ही वह अशोक को उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी जीवित छोड़ना चाहती थी. च, अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? उत्तर, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया. तो इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत यहाँ पे एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़कर आप आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देंगे. तो मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ, उत्तर भी पढ़ देती हूँ, पर आप इसका अभ्यास स्वयं करेंगे बाद में. निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो अनुच्छेद पढ़ते हैं. मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं. उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है. कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं. फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है. आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे. तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, अशोक कलिंग के दुर्ग पर क्या देखना चाहता था? तो इसका उत्तर आप दूसरी पंक्ति से देख सकते हैं अनुच्छेद की. तो आप कैसे लिखेंगे? अनुच्छेद कलिंग के दुर्ग पर मगध की पताका देखना चाहता था.
अगला है ख, अशोक ने अपने सैनिकों को क्या सूचना दी। तो इसका उत्तर भी अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में ही है। आप लिखेंगे अशोक ने अपने सैनिकों को यह सूचना दी कि कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। यहाँ तक आप लिखेंगे। अगला ग है, अशोक ने सैनिकों के साथ क्या प्रतिज्ञा की। तो आप लिखेंगे ये अंतिम दो पंक्तियाँ हैं इस अनुच्छेद की। कैसे लिखेंगे, अशोक ने सैनिकों के साथ प्रतिज्ञा की आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तो इसके बाद है अगला लिखित प्रश्न। तो इसके अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क, अशोक की चिंता का क्या कारण था। उत्तर, अशोक इसलिए चिंतित थे क्योंकि 4 साल से कलिंग के साथ युद्ध चल रहा था, परंतु अभी तक वे कलिंग को पूरी तरह जीत ना पाए थे। ख, संवाददाता ने क्या सूचना दी। उत्तर, संवाददाता ने यह सूचना दी कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं, परंतु कलिंग दुर्ग के फाटक अभी भी बंद हैं। ग, अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर, अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कलिंग के महाराज के युद्ध में मारे जाने के बावजूद उनकी सेना कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवा ना पाई थी। इसलिए अशोक स्वयं सेना का संचालन करके इस युद्ध को अब निर्णायक मोड़ देना चाहते थे। घ, अशोक ने अपनी तलवार क्यों फेंक दी। उत्तर, राजकुमारी पद्मा जब अशोक से कहती है कि उन्होंने अपनी जिस विजय लालसा को पूरा करने के लिए लाखों लोगों का खून बहा दिया है, अब उसी लालसा की पूर्ति के लिए उसके साथ भी युद्ध करें और उसका वध करके इस भीषण युद्ध को पूर्णाहुति दें। तो यह सुनकर अशोक को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपनी तलवार नीचे फेंककर फिर कभी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। उत्तर, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा एक बौद्ध भिक्षु ने दी। तो इन प्रश्नों के बाद हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, कलिंग दुर्ग का फाटक खुलने पर अशोक और उसके सैनिक आश्चर्यचकित क्यों हो गए। उत्तर, कलिंग दुर्ग का फाटक खुलने पर शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना थी जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती थी। वह कलिंग के महाराज की पुत्री पद्मा थी। स्त्रियों की इस विशाल सेना को देखकर अशोक और उसके सैनिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ख, राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए क्या कहा। उत्तर, राजकुमारी पद्मा अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है।
तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ग पद्मा ने अशोक को अपना परिचय देते हुए क्या कहा? उत्तर पद्मा ने अशोक को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। मैं अपने पिता के हत्यारे अशोक से द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। घ मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। इस कथन के माध्यम से राजकुमारी क्या कहना चाहती थी? उत्तर जब अशोक राजकुमारी से यह कहकर कि शास्त्र स्त्री पर हथियार उठाने की आज्ञा नहीं देते, युद्ध करने से इनकार करते हैं, तो राजकुमारी कहती है कि शास्त्र बेगुनाहों का खून बहाने की भी इजाज़त नहीं देते। इसलिए राजकुमारी अशोक से कहती है कि वे अपना अधूरा शास्त्र ज्ञान छोड़कर उससे युद्ध करें। अगला प्रश्न है, अशोक ने पद्मा के आगे सिर झुकाते हुए क्या कहा? उत्तर अशोक ने पद्मा के आगे सिर झुकाते हुए कहा कि अब वे कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी हथियार नहीं उठाएंगे। वे राजकुमारी से कहते हैं कि वे अपराधी हैं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह उनके आगे नत है। वे उनका सिर काट लें पर वे हथियार नहीं उठाएंगे। उनकी प्रतिज्ञा अटल है। च पद्मा ने अशोक को जीवन दान क्यों दिया? उत्तर पद्मा ने अशोक को जीवन दान 2 कारणों से दिया। पहला कारण यह कि वे निहत्थे थे और दूसरा कारण यह था कि वह अशोक को उनकी भविष्य में कभी युद्ध ना करने वाली प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जीवित छोड़ना चाहती थी। 6 युद्ध जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं। युद्ध लाखों माताओं की गोद सूनी कर देते हैं, पत्नियों के सुहाग छीन लेते हैं, बच्चों को अनाथ कर देते हैं। इस प्रकार चंद महत्वाकांक्षी लोगों की विजय लालसा की पूर्ति के लिए कई हंसते खेलते परिवार बलि चढ़ जाते हैं। धन संपत्ति का नुकसान अलग से होता है। सारांश यह कि युद्ध देते तो कुछ नहीं, जीवन का सारा सुख चैन अवश्य छीन लेते हैं। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है समास मीन्स कंपाउंड। तो जो यहाँ पे लिखा है पहले पढ़ते हैं। 2 सार्थक और स्वतंत्र शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा निर्मित पद समस्त पद कहलाता है और जब उन शब्दों को अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सेनापति, तो ये है समस्त पद, और इसका जब अलग करके लिखेंगे कैसे लिखेंगे? सेना का पति, तो इसको कहते हैं समास विग्रह। तो इसका एक उदाहरण और देकर मैं समझाती हूँ। जैसे राजा का कुमार, तो ये 3 शब्दों के स्थान पर जब हम इसको एक शब्द में कहेंगे राजकुमार, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। मतलब
अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द में जब हम अपनी बात कहते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और ये जो नया शब्द बनता है, जैसे राजा का कुमार के लिए हमने एक शब्द बनाया राजकुमार, तो ये जो नया शब्द राजकुमार बना, इसे समस्त पद कहते हैं। और जब फिर से इस समस्त पद को अलग करके राजा का कुमार लिखेंगे तो इसको हम समास विग्रह कहते हैं, मतलब अलग करके लिखना, समास विग्रह। तो आप ये जो समास का विषय है, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो अपनी इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से फिर इसको विस्तार से सीख सकते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और अंतिम है बहुव्रीहि समास। तो इस पाठ में अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास ही दिए जा रहे हैं। तो इनके विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, क अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला या पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या है? जिसका मतलब, इसको अविकारी भी कहते हैं, अविकारी शब्द, जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता, जिन शब्दों के रूप में बदलाव नहीं आता या परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं आता, उन शब्दांशों को अव्यय कहते हैं। इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से अविकारी या अव्यय शब्द विस्तार से सीख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आजीवन, तो आजीवन जो ये समास है, इसमें जो आ है ये अव्यय है। इसी प्रकार यथा संभव जो समास है, इसमें यथा जो है अव्यय है। कैसे? इसका जैसे आजीवन को हम एक और शब्द आमरण, तो आमरण, आजीवन, आजन्म, तो इनमें जो आ लगा इन सभी शब्दों में ये अव्यय है। ये किसी भी अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय शब्द जिनके रूप में किसी भी काल, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं आता, जिनके रूप में। तो इसका भी जो आ है, आ ही रहा, चाहे हमने आ जन्म लिखा, चाहे आ मरण लिखा, आजीवन लिखा, तो आ ही रहा। ऐसे ही यथा संभव में यथा, इसी और इसका उदाहरण हो सकता है यथा शक्ति, यथा समय, तो यथा शब्द इन सभी शब्दों में एक समान रहा, तो ये होते हैं अव्यय। इनमें रेखांकित पहले पद अव्यय हैं। तो इसलिए जिन समस्त पदों में पहला जो पद है वो अव्यय होता है, उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिन दो समस्त पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। लोप मतलब उन्हें हम मिटा देते हैं, मतलब उनको हटा देते हैं, तथा पहला पद गौण और दूसरा पद प्रमुख होता है। तो अव्यय भाव में पहला जो पद था वो प्रमुख था, उस पर जो समास था उसका अर्थ आधारित था। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे पद के आधार पर जो उसका अर्थ लिया जाता है, तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सेनापति, सेना का पति, तो इसमें जो सेनापति में का जो कारक का जो विभक्ति चिन्ह है का, उसका लोप किया गया और उसको हटाकर सेनापति इसको एक मिला दिया गया, तो एक समस्त पद बना दिया गया, तो इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे ही राजकुमारी, तो इसको अलग करेंगे तो राजा की कुमारी, तो ये जो की है ये कारक चिन्ह है, कारक की विभक्ति है, तो इसका जब हम तत्पुरुष समास बनाते हैं तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है और हम समस्त पद बना देते हैं। ऐसी और उदाहरण जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए को हटाकर हम रसोई घर को एक समस्त पद बना देते हैं। ऐसी हस्त से लिखित, तो हस्तलिखित, तो से हटाकर हस्तलिखित बना दिया। तो ये जो हमने जितने भी से, के लिए, को, का, इन जो कारक चिन्हों का हम लोप करते हैं और एक समस्त पद बनाते हैं, तो उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है द्वंद्व समास, जिन दो समस्त पदों के बीच और या अथवा का लोप होता है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व में दोनों ही समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे अव्यय में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, द्वंद्व में दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं।
इसमें जैसे उदाहरण पहले देखते हैं, पाप पुण्य। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, तो और लगाएंगे, योजक के स्थान पर और लगाएंगे विग्रह करने के लिए। और जब इसको फिर से हम समास बनाएंगे तो और को हटाकर उसके स्थान पर योजक लगा देंगे, मतलब हाइफन लगा देंगे और एक समस्त पद बना देंगे, जैसे पाप पुण्य। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं द्वंद्व समास। ऐसे चाय कॉफ़ी, तो इसको यदि विग्रह करेंगे तो चाय या कॉफ़ी, या भी आप लगा सकते हो, या चाय और कॉफ़ी और भी लिख सकते हो। तो जब इसको फिर से हमने समस्त पद बनाना है तो और या को हटाकर उसके स्थान पर योजक लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, चाय कॉफ़ी, तो ये बन जाएगा द्वंद्व समास। ऐसे ही लाभ हानि, तो लाभ हानि को अलग करके लिखेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा लाभ या हानि, या लाभ और हानि, मतलब आप और या दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम फिर से वो बनाएंगे समास इसका, तो बनेगा लाभ हानि, और तब हम या और के स्थान पर हम हाइफन लगा देंगे। तो ये था द्वंद्व समास। अब आगे आपने क्या करना है, नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो आपने यहाँ पे कुछ समस्त पद दिए हैं, मतलब समास दिए हैं, इनका आपने पहले विग्रह करना है, मतलब अलग करके लिखना है, और फिर समास का नाम भी लिखना है। तो पहला जो समस्त पद है देशभक्ति, तो इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो हमने यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह लगाकर हमने इसका विग्रह किया। तो क्या इसका मतलब ये, जहाँ पर हम कारक चिन्हों का लोप करते हैं तो वो होता है कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला है राजकुमारी, तो यहाँ पर भी इसका विग्रह करेंगे तो राजा की कुमारी, तो की हमने कारक चिन्ह का प्रयोग करके हमने इसका विग्रह किया, तो ये कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। यथा विधि, इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार, तो जैसी विधि है मतलब। तो ये जो है इसमें जो पहला पद प्रधान है तो और वो अव्यय है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। अगला है फूल कांटा, तो इसका विग्रह होगा फूल और कांटा, तो इसमें हमने योजक के स्थान पर और लगाकर इसका विग्रह किया, तो ये हुआ द्वंद्व समास। अगला है युद्ध भूमि, तो इसका विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए कारक चिन्ह लगाने के कारण ये हुआ तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिपल, तो इसका विग्रह होगा प्रत्येक पल, तो इसमें जो पहला पद प्रति है वह प्रधान होने के कारण और वह अव्यय होने के कारण ये अव्ययी भाव समास है। अगला है मानव दानव, तो इसमें हमने योजक के स्थान पर या और का भी आप लगा सकते हैं, जैसे मानव या दानव या मानव और दानव। तो ये जो समास है जिसमें हम या और का प्रयोग करते हैं समास विग्रह के लिए, हुआ द्वंद्व समास। अंतिम जो समस्त पद है विजय लालसा, तो इसमें भी योजक का प्रयोग किया गया, तो उसके स्थान पर हम कारक चिन्ह का प्रयोग करके विग्रह करेंगे विजय लालसा, विजय की लालसा, तो ये हुआ तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं, सफिक्स। तो इन दिए गए शब्दों में से आपने सफिक्स अलग करके और रूट वर्ड अलग करके लिखने हैं। तो मूल शब्द पहले लिखेंगे, फिर प्रत्यय लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। तो लुटेरा, इसमें मूल शब्द है लूट और एरा जो है वो है प्रत्यय। दानवता, दानव जमाता। देवत्व, देव मूल शब्द और त्व जो है प्रत्यय है। होनहार, इसमें होना मूल शब्द है और हार प्रत्यय है। सजावट, सज मूल शब्द, आवट प्रत्यय। स्वतः, स्व जो है मूल शब्द है और तह जो है प्रत्यय है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है उचित विलोम शब्द पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनके आपने विलोम लिखने हैं। इन दिए गए जो यहाँ पे विकल्प हैं उनमें से उचित विकल्प पर आपने सही का चिन्ह लगाना है। न्याय का विलोम होगा अन्याय, तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे। उपकार का जो विलोम है अपकार है, उसके सामने आप टिक लगाएंगे। साहसी कायर, तो कायर के आगे आप टिक लगाएंगे। कृतघ्न कृतज्ञ, तो कृतज्ञ के आगे आप टिक लगाएंगे। अंतिम है मूक, तो मूक का विलोम है वाचाल, तो इसके आगे आप टिक लगाएंगे। चौथा प्रश्न है
विशेषण के 2 भेदों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, वो हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। विशेषण के अन्य 2 भेद निम्न हैं। तो बाकी के जो भेद 2 और बचे थे उनका इस पाठ में बताया, उनके विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं। क, संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाखों सैनिक, 10 बौद्ध भिक्षु आदि। तो लाखों 10 जो हैं संख्यावाची शब्द होने के कारण यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक। इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित मतलब फिक्स्ड, डेफिनिट। जैसे 1, 10, 12 आदि। मतलब एग्जैक्टली हम बताते हैं, कुछ लोग, कई लोग नहीं, 10, 1, 10, 12, कोई नंबर एग्जैक्टली बताते हैं, उसको निश्चित संख्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। मतलब हमें पक्के तौर पर नहीं पता चलता कितनी संख्या, कितनी संख्या, मतलब कुछ, थोड़ी, बहुत, ऐसा लिखा होता है। जैसे कुछ, सब आदि। तो सब कितने, सारे कितने। यदि हम कहें 100, 5, 10 तो हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक। यदि हम कुछ कहें, थोड़ा कहें, सब कहें तो अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका दूसरा भेद है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कमल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो कमल संज्ञा है, तो हम इशारा करके, संकेत करके बता रहे हैं कि कौन सा कमल, लाल कमल या सफ़ेद कमल नहीं। यदि हम लाल कमल, सफ़ेद कमल, गुलाबी कमल कहते तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाता। अब हम या एक कमल कहते तो संख्यावाची हो जाता। तो हम ये इनके स्थान पर हम कह रहे हैं यह कमल, वह कमल। तो जब हम इशारा करके बताते हैं, संकेत करते हैं, तो ये इसको सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और इसको सार्वनामिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो यह वह शब्द हैं ये सर्वनाम हैं। तो जब इसको हम इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा को सार्वनामिक की, कि जब सर्वनाम शब्द ही आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे संज्ञा है कमल, इसकी विशेषता क्या है, यह कमल या वह कमल, तो या ऐसा कमल। तो ये जो है यह वह ऐसा, ये जो है सर्वनाम है, तो इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और जब हम कहें यह सुंदर कमल, तो इसमें हमने यह भी कहा और यह सुंदर भी है। तो विशेषण की और संज्ञा की दो शब्द विशेषता बता रहे हैं, यह भी और सुंदर भी। तो जब यह कौन सा, सुंदर वाला विशेषण, तो सुंदर कौन सा, यह वाला। तो जब जैसे यह मोटा आदमी, हम कहें यह मोटा आदमी, तो मोटा आदमी कौन सा, यह वाला मोटा आदमी। तो विशेषण की भी जब विशेषता बताई जाती है, मोटा कौन सा, यह वाला, तो एक विशेषण तो हो गया मोटा, उसके आगे हम कह रहे हैं यह वाला मोटा। तो मोटा के आगे एक और विशेषण लगाकर, यह लगाकर हम दो जब विशेषण प्रयोग करके किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण के भेद रेखांकित कर दिए गए स्थानों पर भेदों के नाम लिखिए। तो आपने पहले तो दिए गए वाक्यों में से विशेषण के भेद रेखांकित करने, अंडरलाइन करने हैं, फिर सामने उस भेद का नाम लिखना है। जैसे क में है, कलिंग युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। तो लाखों को आप पहले रेखांकित करेंगे इस शब्द को, और ये कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाक्य है, वह चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो वह क्या है, इसको आप पहले रेखांकित करेंगे, और ये कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। राजकुमारी को देखकर अशोक के मन में अनेक प्रश्न उठे। तो अनेक को आप रेखांकित करेंगे, और ये कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। घ, इस युद्ध ने अशोक का जीवन बदल दिया। तो इसको आप रेखांकित करेंगे, और ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। अंतिम वाक्य है, पांडव 5 भाई थे,
तो 5 शब्द को आप रेखांकित करेंगे और ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण. So next time we shall do the next topic. Keep learning. Bye bye.